नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग पुर्तगालियों के नेक्स्ट और अंतिम पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्या होता है, पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है और वह शांत जल नीति को अपनाता है। इसके बारे में भी हमने देखा था। फिर वो मुस्लिम बेड़ों के साथ, जिसमें मिस्र, अरब और गुजरात के मुस्लिम बेड़े थे, उनके साथ चौल के समीप युद्ध करता है और उस युद्ध में 1508 में वो हार जाता है और उस युद्ध के द्वारा उसका बेटा मारा जाता है। फिर नेक्स्ट वो इन मुस्लिम बेड़ों के साथ 1509 में युद्ध करता है और उस युद्ध में वो जीत जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। कहते हैं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में कहा जाए तो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है और 1515 तक भारत में रहता है। ठीक है, वह जब भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है तो वो क्या करता है, भारत के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको जीत लेता है। ठीक है, जीतने के कारण इसी कारण उसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर इसने क्या किया, अपना मुख्यालय कोचीन को बनाया। ठीक है, अब देखिए ये किन किन क्षेत्रों को प्राप्त करता है और कब प्राप्त करता है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। 1510 में ये गोवा को प्राप्त करता और गोवा जो था ये बीजापुर के अंतर्गत आता था और बीजापुर के जो शासक थे वो शासक थे आदिल शाह। ठीक है, 1511 में ये मलक्का पे कब्जा करता है और 1515 में ये हरमुज पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। अब इसे क्या कहा जाता है, जो शांत जल शक्ति था उसका वास्तविक संस्थापक, क्योंकि जो छोटे छोटे जैसे हरमुज हो गया, मलक्का हो गया, जो द्वीप थे, इन द्वीपों को जीतने का श्रेय अल्फांसो दो अल्बुकर्क को ही जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही कारण है इसे वास्तविक संस्थापक शांत जल नीति का माना जाना है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी नियत ये थी, ये भारत में ईसाई धर्म को फैलाना चाहता था। इस कारण इसने क्या किया, जो पुर्तगाली व्यक्ति थे उनसे कहा कि आप लोग भारत में स्थायी बस्ती बसाएं, अर्थात यह स्थायी बस्ती बसाना चाहता था। यह कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा गवर्नर था जो स्थायी बस्ती बसाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद यह पुर्तगालियों को प्रेरित किया और कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो। जब आप शादी करोगे तो जो उन महिलाओं से बच्चे जन्म लेंगे वो भारतीय नहीं होंगे, वो ईसाई धर्म के होंगे। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत और थी, इसने सती प्रथा को भी बंद किया था। तो कहा जाता है कि यह पहला यूरोपीय शक्ति था जिसने भारत में क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, ये रहा इसके बारे में। अब नेक्स्ट, अब मैं बताऊं निन्नो डी कुन, इसके बारे में आगे बात करते हैं। निन्नो डी कुन जो था 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के आता है और 1538 ईस्वी तक यह भारत में क्या करता है, गवर्नर जनरल रहता है। यह जो निन्नो डी कुन है, ठीक है, इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया, उसी गोवा को जिसको अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह से 1510 में प्राप्त किया था और यह गोवा को अपनी राजधानी 1530 में बनाता है। जब यह आता है उसके एक साल बाद यह गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, अब यह अपने साम्राज्य को भारत के पश्चिमी छोर से लेके पूर्वी छोर की तरफ बढ़ता है और यह क्या करता है, मद्रास के निकट सेंथो में, ये रहा सेंथो में, और बंगाल के निकट हुगली में
क्या करता है, बस्तियां बसाता है। ठीक है, अब यह पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जो लोदी वंश के शासन में नहीं, मुगल साम्राज्य के शासन में गवर्नर जनरल आता है, बन के आता है। अर्थात अब इस जब ये आता है तो भारत में लोदी वंश की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है 1526 में पानीपत के युद्ध द्वारा। और यह था, ये मुगल साम्राज्य यानी बाबर के काल में आता है। अब इसने क्या किया, 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया, 1535 पर दीव पर अधिकार कर लिया और 1539 में दमन पर अधिकार कर लिया। और आपको पता है कि दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी को 2020 को। ठीक है, अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, और ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली आपको गुजरात के यहां पे मिलेंगे, अरब सागर में गुजरात के पास मिलेंगे, यहीं पर। ठीक है, अब देखिए इनका क्या श्रेय होता है, क्या परिणाम होता है पुर्तगालियों का भारत पर, यह पूछा जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्हीं पुर्तगालियों ने किया था। पहली बार अगर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी तो इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। भारत और जापान के बीच पहली बार व्यापार प्रारंभ हुआ था, इन्हीं का देन है कि आज हम जापान और भारत के साथ जो व्यापार आज भी चल रहा है, ये पुर्तगालियों का देन है। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये जो आज खा रहे हैं ना, ये सारे के सारे देन इन्हीं पुर्तगालियों का है। ये पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाए। ठीक है ना, तंबाकू, आलू और मक्का मध्य अमेरिका से भारत में लाए। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, इन्होंने धर्म परिवर्तन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए 1540 में इन्होंने क्या किया, गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना इन्होंने की। 1540 में मंदिरों की नष्ट करते हैं और 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करते हैं, जिसमें ये अपने धर्म की क्या करे, सुरक्षा करे, आगे बढ़ाए। अब देखिए बात है 1542 की। ठीक है ना, 1542 की बात है। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा था और इसके साथ एक प्रसिद्ध संत आता है जिसका नाम है जूस संत जेवियर। ये भारत आता है और भारत ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आता है। जब यह भारत आता है उस समय शेरशाह सूरी का शासन था। ठीक है, जब गोवा में सभी मंदिरों को नष्ट किया गया था, इस समय दिल्ली पर सूरवंश का शासन था। लेकिन जब ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई थी तो गोवा में, भारत में, दिल्ली में मुगल वंश यानी अकबर का शासन था। अकबर का शासन था। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे जो नोट्स हैं बहुत ही अलग और अच्छे किस्म के नोट्स हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन भी है। ठीक है, और इन जेसुइट मिशन को लगा कि अकबर क्या करेगा, इस्लाम धर्म छोड़ के क्या करेगा, ईसाई धर्म अपना लेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर सहिष्णुता की परिभाषा दी जाए तो सहिष्णुता की परिभाषा में अकबर फिट बैठता है। तो इनको लगा कि ये क्या करेगा, ईसाई धर्म को अपना लेगा। ये कई बार प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली जो साम्राज्य थे या क्षेत्र थे, वो क्षेत्र स्वतंत्र होने लगे
और क्यों स्वतंत्र होने लगे, क्या कारण था? तो मैं बता दूं कि पुर्तगालियों के बाद डच और अंग्रेज आए। जो डच और अंग्रेज की नाविक शक्ति थी, ये पुर्तगालियों की तुलना में बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, यानी जो समुद्रिक शक्ति अगर कहा जाए तो डचों और अंग्रेजों की पुर्तगालियों के संबंध में अच्छी थी। यही कारण था कि इनके अब क्षेत्र स्वतंत्र होने लगे। आपको मैं बता दूं कि 1538 में ही जो अदन था, जो पुर्तगालियों के अधिकार में था, इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। 1641 में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया और अपना वहां पे दुर्ग बना लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, जिस युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और पिछले बार कोई किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, स्वाली का युद्ध कब हुआ था, और पूछा जाता है किन के बीच। तो स्वाली का युद्ध तो पहले 1611 में हुआ था, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। मैं बताऊंगा जब अंग्रेज को पढ़ाऊंगा तो इनको सूरत में, जहांगीर ने इनको सूरत में अंग्रेजों को कोठी बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ये सूरत में कोठी नहीं बना पाए थे। ठीक है, क्या कारण था ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए 1628 में जो फारस है, ईरान जिसे कहते हैं, उसने हरमुज पर अधिकार कर लिया। अब इनके साम्राज्य से या इनके अधिकार से ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। अब देखिए मुगल सम्राट शाहजहां था, ठीक है, उसके शासनकाल में कासिम खान, एक कासिम खान था, उसने क्या किया, 1632 में हुगली पर अधिकार कर लिया। तो पूछा जाता है हुगली पर अधिकार करने वाला निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट था? तो शाहजहां, और शाहजहां के किसने कराया था? कासिम खान ने। अब देखिए पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे, जरा इस पे हम चर्चा करें। ठीक है, तो पुर्तगालियों के जो प्रभुत्व के पतन के कारण थे, सबसे बड़ा कारण इनका माना जाता है धार्मिक असहिष्णुता। जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, क्या था इनका धार्मिक? इसका मतलब हो गया कि जब ये धार्मिक असहिष्णुता, जैसे इन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। और आपको पता है कि जब सती प्रथा का अंत होगा, ये पहले से ठीक है कुरीतियां थी, लेकिन क्या इसे समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। दूसरी चीज थी कि इन्होंने क्या किया, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए अपने पुर्तगाली लोगों को प्रेरित किया। तो क्या यहाँ के पुरुष वर्ग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कोई विदेशी आए और हमारी महिलाओं से शादी कर ले? ये एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। तो ये जो इनकी धार्मिक असहिष्णुता थी, ये बहुत ज़्यादा इनके लिए घातक थी। जैसे गोवा में मंदिर को तोड़ना 1540 में, 1560 में धर्म न्यायालय की स्थापना करना, ये भी कारण था। फिर ये खुद क्या करते थे, अब इनके जो कर्मचारी थे वो चुपके चुपके व्यापार कर रहे थे। इसके कारण भी इनके पतन का मतलब ये भी इनके पतन का कारण था। फिर क्या हो गया, ब्राजील का पता लगा और ये धीरे से अब ब्राजील की तरफ क्या हुए, उन्मुख हो गए। ये भी इनके पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, तो आज ये पुर्तगालियों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट आपको कल मैं मिलता हूँ।